जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आए जितने भी नए स्टूडेंट हैं और जो भी पुराने हैं सभी को हम स्वागत करते हैं। और हिस्ट्री की जो हम वीडियो पिछले कुछ मंथ से अपलोड कर रहे थे और अपलोड करने के क्रम में 1-2 मंथ से हम वीडियो रोक दिए थे, इसके लिए हमें भी खेद है। हम लोग जो पीछे की वीडियो में चर्चा किए थे वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद के हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे। और हर्यक वंश के जो सबसे उत्कृष्ट शासक थे वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु और उदयन थे। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे का वीडियो जरूर पढ़ ले, जिससे कि आपको उस काल क्रम को समझने में सुविधा होगा। देखे थे कि हम लोग 412 ईस्वी तक हर्यक वंश का शासक चला था और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक थे वो नागदशक थे। नागदशक के ही अमात्य थे शिशुनाग, जो कि उसे पदस्थ करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का जो शासन काल यदि हम लोग देखें कालक्रम तो वो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक चला था, और जिसमें 2 महत्वपूर्ण शासक उभर के आए। केवल हम महत्वपूर्ण शासक ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। एक है शिशुनाग वंश और एक कालाशुक है। तो शिशुनाग वंश जो हुए के जो संस्थापक हुए वो शिशुनाग हुए। यदि इनके नाम के बारे में देखें तो विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, पर पुराणों के अनुसार वो क्षत्रिय थे और उसका नाम शिशुनाग था। इसने अपने कार्यकाल में अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने की वजह से वत्स अवंती के अधीन था, जो मगध साम्राज्य के अधीन हो गया, जिससे पश्चिमी विश्व के व्यापारिक मार्ग खुल गया और व्यापारिक स्थिति बेहतरीन होने की वजह से इसका स्थिति काफ़ी बेहतरीन हो गया और इसका जो पश्चिमी सीमा है वो मालाबार तक फैल गया। यदि इसकी राजधानी के बारे में चर्चा करें तो शुरू में वह राजगिरी में ही अपना राजधानी रखा और बाद में वो अपना राजधानी वैशाली कर दिया, जो द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अंत में वो प्रधान राजधानी के रूप में वैशाली ही हो गया। यदि सामान्य बुक में देखें तो शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब उसके 394 बीसी में इनकी मृत्यु होने के उपरांत उसके पुत्र कालाशुक ने इसका पद संभाला और पुनः राजधानी को क्या किए, ये पाटलिपुत्र परिवर्तन कर लिए। क्योंकि हम लोग पीछे के वीडियो में देखे थे कि पाटलिपुत्र किसने किया था, उदयन ने किया था, लेकिन जब शिशुनाग हुए तो वो क्या कर लिए, राजधानी वैशाली कर लिए और फिर उसके पुत्र कालाशुक ने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर लिया। यदि कालाशुक से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। कालाशुक के टाइम में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और ये आयोजन वैशाली में हुआ था, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। वान भट्ट के हर्ष रचित जो बुक है उस बुक के अनुसार देखें तो कालाशुक की जो हत्या है उसी के राजधानी में घूमने वाले एक व्यक्ति ने वर्छी मारकर हत्या कर दी। और इसके बाद जो बचे हुए शासन थे उसके 10 पुत्र जो सम्मिलित रूप से शासन चलाए और 22 साल तक शासन चलाने के बाद इस वंश का अंत हो गया। और इस वंश का जो अंतिम शासक थे वो नंदीवर्धन थे, जिसको महापद्म नंदम ने हत्या करने के उपरांत नंद वंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार यदि नंद वंश को देखें तो महापद्म नंदम कहा जाता है। यदि उनको अन्य नाम से भी देखें तो उसके नाम भी अलग अलग है। महापद्म नंदम 344 बीसी से लेकर 334 बीसी तक शासन किए और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो कलिंग को अपने राज्य में मिला लिए। हम लोग कलिंग के बारे में जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे कि कलिंग का इतिहास में क्या महत्व रहा है। और विजय स्मारक यादगार के रूप में वहाँ से जैन धर्म की मूर्ति, जिन की मूर्ति उठाकर लेकर मगध में स्थापित कर दिए।
और साथ में उसने एकराट का भी उपाधि धारण की। एकराट का उपाधि का अर्थ होता है कि भारत से जितने भी क्षत्रिय थे सभी को अंत कर देना। जिस प्रकार से परशुराम ने भारत में जितने भी क्षत्रिय थे 18 बार उसका नाश किया था, उसी प्रकार से इसने भी क्षत्रियों का नाश किया, इसीलिए उसे विष्णु का द्वितीय अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद 334 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के उपरांत इसका पुत्र घनानंद क्या किए, शासन में आए। घनानंद जब शासन में आए, और घनानंद को इस वंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है, और घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे। घनानंद बहुत क्रूर स्वभाव के थे। क्रूर स्वभाव की होने वजह से वो अपने प्रजा से बहुत अधिक मात्रा में कर लगाकर धन लेते थे, और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि घनानंद बहुत ही समृद्ध थे। और इसी का फायदा चाणक्य उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश का स्थापना की दी। हम लोग जो पीछे की वीडियो में चर्चा करेंगे वो करेंगे सिकंदर की आक्रमण। अब इस वीडियो में हम लोग क्विज का आयोजन करते हैं और क्विज के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये बीपीएससी में 3 बार पूछ चुके हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी महापद्म नंदम। तो आप जरूर सोचें, इसका जो सही आंसर होगा वो उदयन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यहाँ शताब्दी पूछा है। ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। आप इसे जरूर सोच के बताइए कि इसका आंसर को क्या होगा। इसका आंसर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ये क्वेश्चन यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी के प्री में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो आंसर ऑप्शन डी मगध होगा, क्योंकि मगध ही 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध पर जनपद बनकर उभरा था। तो इसे आप जरूर याद रखें। विश्व का पहला गंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका आंसर ऑप्शन डी लिच्छवी होगा, क्योंकि लिच्छवी वज्जी संघ का एक महत्वपूर्ण अंग था और सबसे पहले गणतंत्र पूरे विश्व में यहाँ स्थापित हुआ। जिस गणतंत्र में आज हम लोग जी रहे हैं, सोचो हमारे इतिहास कितना मजबूत था कि उस टाइम में ही गणतंत्र की स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी चंपा। ये भी बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगिरी। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन इसका है गिरिवज्र, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कौशाम्बी। यहाँ ऑप्शन देखने से पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो कौशाम्बी होगा, क्योंकि ये तीनों राजधानी ए, बी और सी ये मगध के थे, कौशाम्बी मगध के नहीं थे। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हम देखें कि अजातशत्रु महत्वपूर्ण शासक थे। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी नंद और ऑप्शन डी गुप्त।
तो इस अजातशत्रु के जो वंश थे वो हर्यक वंश थे। किस वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है? तो आप ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी हर्यक और ऑप्शन डी गुप्त। तो यहाँ आपको याद आ रहा होगा कि ये हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जा सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन और घुमा के पूछा गया था पीसीएस में, किस शासक ने अपने पिता के हत्या करके राज सिंहासन अपनाया था और उसे भी उनके पिता द्वारा हत्या कर दिया गया? तो ये भी होगा तो हर्यक वंश के ही शासक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्म नंद और ऑप्शन सी अशोक। तो इसका जो आंसर होगा, एकराट की उपाधि धारण की थी वो महापद्म नंदम ने की थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।